हेलो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। नियंत्रण एवं समन्वय हमने कहा था बाबू क्लास में कि 8 बजे आप लोग लाइव आइएगा, तो कोई कारणवश से हमने लाइव ना आ पाया, तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों का कि कितना सही आप मारे हैं, कितना गलत मारे हैं। और जो 8 बजे हम लाइव ना आ पाए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए बाबू, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय। पहला सवाल आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा। क्या नज़र आ रहा है? पहला सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पॉन्स, मेडुला या अनुमस्तिष्क किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो पॉन्स हो या मेडुला हो या अनुमस्तिष्क हो, वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हुआ? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। आप लोग देखिएगा। अगले सवाल की ओर आप आइए। अगला सवाल दूसरा में क्या लिखा है? दूसरा में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया हम वैसी क्रिया को कहते हैं जिस पर शरीर मतलब मन जो होता है ना, या अपनी इच्छा के अनुसार हम नियंत्रण नहीं कर पाते। अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो जैसे अगर हम आपसे कहें अनैच्छिक क्रिया कौन कौन हो सकता है, कौन क्रिया हम बात कर रहे हैं? अनैच्छिक क्रिया कौन कौन हो सकता है? जैसे उल्टी आना अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, श्वसन भी हम लोग कह सकते हैं अनैच्छिक क्रिया है, लार का आना अनैच्छिक क्रिया है, एंजाइम का निकलना अनैच्छिक क्रिया है, हार्मोन का निकलना अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सभी क्रियाएं जो होती है अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो यहाँ सवाल क्या कहता है? सवाल में क्या लिखा गया है आप लोग ध्यान से समझना। सवाल में लिखा है अनैच्छिक क्रिया नहीं। क्या लिखा है बाबू? ध्यान से समझना। क्या लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन। वमन का मतलब होता है उल्टी आना, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आप अगर हम सबका वर्णन करें एक करके, क्या हृदय के धड़कन को अपनी इच्छा अनुसार आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्या लार आ रहा हो तो क्या अपनी इच्छा अनुसार लार को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्या वमन का मतलब होता है उल्टी होना। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी हो रहा है तो क्या अपनी इच्छा के अनुसार रोक सकते हैं कि हाँ उल्टी ना हो? नहीं रोक सकते हैं। लेकिन चबाना को आप रोक सकते हैं। मन करेगा तो चबाइएगा, मन करेगा नहीं, मन करेगा तो नहीं चबाइएगा। तो इस पर नियंत्रण हम लोग कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। कौन क्रिया? हम लोग इसको ऐच्छिक कहते हैं। तो यहाँ सवाल में क्या था? यहाँ सवाल में क्या था? क्वेश्चन में था कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया, तो चबाना हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया। अगला सवाल में क्या लिखा जा रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही का मतलब जो सूचना को ग्रहण नहीं करना होता है या अनुभव नहीं करता है। कान करता है, आँख करता है, नाक करता है, लेकिन दिमाग सूचना को ग्रहण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये संवेदी अंग नहीं है बाबू, संवेदी अंग ये नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर आगे। 5 नंबर सवाल आपके सामने क्या लिखता है? 5 नंबर सवाल को ध्यान से समझना। 5 नंबर सवाल क्या लिखता है गौर से समझना। लिखता है 5 नंबर सवाल में कि मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क के या अनुमस्तिष्क से या पॉन्स से या मेडुला से? तो मेरुरज्जु निकलता है बाबू मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नहीं हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल लिखता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब दो न्यूरॉनों आपस में जहाँ जुड़ते हैं ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं या उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का ये हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 7 नंबर सवाल में शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? याद करो, शरीर का संतुलन दिमाग का कौन भाग बनाता है? सेरिबेलम या क्रेनियम या मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम? तो याद रखना, सेरिबेलम जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, यही शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 8 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 8 नंबर सवाल में लिखता है कि मस्तिष्क का मानव के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो लगभग होता है 1.5 kg। हमने पढ़ा होंगे बुआ, लगभग होता है 1.5 kg का। तो यहाँ 1.4 है तो 1.4 हम लोग मारेंगे।
अगले सवाल की आइए 9 नंबर सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का ही दूसरा नाम होता है क्या? न्यूरॉन होता है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, न्यूरॉन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूरॉन। यहाँ से आप लोग 2 सवाल और हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका को हम लोग टिक किए होंगे क्या जी बाबू? अंडाणु। और अगर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या था? शुक्राणु था। तो ये भी आप लोग ऑब्जेक्टिव आ देना, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है। अगले सवाल की ओर चलें, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा जा रहा है? अगला सवाल में लिखा क्या जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की, क्या लिखा जा रहा है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, या डेंड्राइट्स कहते हैं, या नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर साइटोन कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। अगर यही सवाल आता कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो हम लोग नेफ्रॉन मारते हैं। और अगर सवाल आता कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो कोशिका मारते हैं। क्या मारते हैं? कोशिका मारते। तो तीनों सवाल बहुत फेमस है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र का, किसका? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो याद रखिएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं हिंदी में एक और नाम हम लोग फेमस कर दिए हैं, तंत्रिका कोशिका भी। कौन नाम बाबू? तंत्रिका कोशिका भी। चलिए बाबू अगले सवाल की ओर। मस्तिष्क बताओ छोटो, मस्तिष्क बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क जो उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए उत्तरदायी है, ये हृदय स्पंदन करने के लिए है, या शारीरिक संतुलन के लिए है, या इनमें से सभी? तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है मेरे प्यारे बाबू? तो होता है सभी बाबू। किसके लिए? सभी के लिए। आपने देखा किसके लिए? सोचने समझने के लिए भी जरूरी है, हृदय स्पंदन हृदय के गतियों के लिए भी जरूरी है, शारीरिक संतुलन हमारे शरीर के संतुलन करने के लिए जरूरी है। तो इनमें से हो जाएगा सभी के सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी के सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बताओ मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या अनुमस्तिष्क, या इनमें से सभी? तो हमने यहाँ पर पढ़े होंगे बुआ, अनुमस्तिष्क का मतलब होता है बुआ पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का होता है पश्च मस्तिष्क। और यही जो होता है पश्च मस्तिष्क जो होता है ना, हम लोगों के शरीर को संतुलन और नियंत्रण करने का काम करता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या लिखा? 13 नंबर में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका, अभी कुछ देर हम लोग पढ़े थे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है बाबू? तो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु। अब बड़ी कोशिका अगर पूछता है तो बड़ी कोशिका होता है क्या बुआ? अंडाणु होता है। चलें आगे, चलो बाबू आगे सवाल। अगला सवाल क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझे मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत ईजी से आप बना सकते हैं। कहता है सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? ब्रिक में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, या न्यूरॉन में? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स का मतलब सिनेप्टिक दरार, जहाँ या दो न्यूरॉनों के बीच में जो खाली भाग होता है उसी को कहा गया। तो कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मतलब अगर मेरुरज्जु को चोट लग जाती है तो क्या हो सकता है? घेंघा, बौनापन, मधुमेह, या लकवा? तो सही ऑप्शन लकवा मार सकता है। क्या मार सकता है? लकवा मार सकता है, क्योंकि खून वगैरह का बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो लकवा मार सकता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? तो सेरिब्रम होता है, और ये 2/3 भाग होता है, मतलब 3 भाग में 2 भाग होता है। वो कौन? सेरिब्रम। और सेरिब्रम को कहा गया बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा गया है। अगला सवाल, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है बाबू? ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है, एक वसा है, एक एंजाइम है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो रियली में हम बात करें बुआ तो
ऑक्सीन जो है ना, ऑक्सीन जो है ना एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? हार्मोन लिखा है। तो इसको लिखना चाहिए था एक पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस प्रकार से पादप हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा होगा 5 प्रकार के, जिसमें से पहला आपने देखा यहाँ ऑक्सीन, दूसरा होता है जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन होता है। तीसरा जो होता है ना वो होता है साइटोकाइनिन होता है। कौन होता है? साइटोकाइनिन होता है बुआ, साइटोकाइनिन। चौथा होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। और पांचवा जो होता है ना वो होता है एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथिलीन। अगले सवाल की ओर आते हैं बुआ। अगला सवाल में क्या लिखा है? पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन है या एंड्रिन है, ऑक्सीन है या टेस्टोस्टेरोन है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुआ ऑक्सीन जो है ना एक प्रकार का कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन। ऑक्सीन क्या है हुआ? पादप हार्मोन है। अगला सवाल में क्या लिखता है? जिब्रेलिन है। क्या जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है, बसा है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट है। तो जिब्रेलिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अगला सवाल, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? प्रकाश अनुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है, जलानुवर्तन है या रासायनिक अनुवर्तन है। तो जड़ का वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि जड़ जो होते हैं ना गुरुत्व बल की दिशा की ओर गति करते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल 21 नंबर सवाल में क्या लिखता है? लिखता है पादप हार्मोन मतलब कौन? साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? प्ररोह का अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, हाँ ये भी कह सकते हैं लंबाई में वृद्धि करने के लिए जरूरी होता है। तने की वृद्धि करने के लिए ये भी कह सकते हैं। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तो ये भी। लेकिन रियली में साइटोकाइनिन का काम होता है जीर्णता को बचाए रखना। जीर्णता का मतलब होता है हरियाली को बचाए रखना, तो ये भी सब काम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी मारिएगा, डी मारिएगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा काम होता है हरियाली को बचाए रखना, पर्णहरी को नष्ट होने नहीं देता है। पर्णहरी जो होते हैं ना, क्लोरोफिल होते हैं, उसको नष्ट होने नहीं देता है। अगला सवाल 22 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखा है कि कौन सा पादप हार्मोन, चूँकि पादप हार्मोन अभी हम लोगों ने कहा था 5 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 5 प्रकार का। तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब पत्तियों को मुरझा देता है कौन हार्मोन? ऑक्सीन या साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड या बाबू जिब्रेलिन। तो ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, एब्सिसिक एसिड, यही पत्तियों को क्या कर देता है बाबू? मुरझा देता है। चलते हैं सवाल नंबर आगे। क्या लिखा सवाल नंबर में? लिखता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन या थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है ना एक प्रकार का कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। देखो बाबू हार्मोन से, पादप हार्मोन से कितने सारे सवाल बाबू आ रहे हैं। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे झुनझुनों। जो 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, इन 5 प्रकार के पादप हार्मोन को आपको रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन से पादप हार्मोन से क्या बनता है, क्या क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। चलते हैं 23 के बाद 24 नंबर सवाल में क्या लिखता है। 24 नंबर सवाल आपके सामने हमने लाया। 24 नंबर सवाल को, 24 नंबर सवाल में क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? जिब्रेलिन या एड्रेनलिन या इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं बुआ कि सबसे पहले ये पहचानो कि पादप में कौन सा पादप हार्मोन पाया जाता है। तो सिर्फ जिब्रेलिन यहाँ ऑप्शन होगा, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो पादपों में नहीं होता है, जंतुओं में पाया जाता है। एड्रीनालिन ये भी जंतुओं में पाया जाता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन ये भी जंतुओं में पाया जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो ऐसे ही पकड़ लिया बुआ। अगला सवाल 25 नंबर सवाल को अब देखिए ध्यान से। 25 नंबर सवाल को मेरे प्यारे झुनझुनों और पकड़ने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि, हम लोगों ने पढ़ा था कि इस प्रकार से एक संरचना होता है फूल के अंदर में, ऐसा संरचना।
और इसी में एक संरचना बीजांड पाया जाता है। एक नली इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से आकर इसमें क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इस नली को हम लोगों ने प्राग नलिका कहा था, याद करो बुआ। तो यहाँ वही है, बीजांड की ओर प्राग नलिका का वृद्धि का कारण क्या है, हाइपोट्रोपिज्म या केमोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन या सर फोटोट्रोपिज्म। तो सवाल आपका सामने यहाँ ये लग रहा होगा कि सर हम लोगों तो ऐसा कभी ऑप्शनल पढ़बो न किए हैं, कौन कौन, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन और फोटोट्रोपिज्म। हम लोगों ने रियली में ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था ना, इसका हमने आंसर मारा था रासायनिक अनुवर्तन। कौन अनुवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था, रासायनिक अनुवर्तन। और रासायनिक अनुवर्तन को रसायन में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री का मतलब CHE, तो CHE का मतलब के, तो के देखो यहाँ वो केमोट्रोपिज्म आप चेक कर सकते हैं, केमोट्रोपिज्म। केमिस्ट्री देखो ना, केमिस्ट्री से पता ना, केमिस्ट्री से केमोट्रोपिज्म, आप इस प्रकार से पकड़िएगा, केमोट्रोपिज्म केमिस्ट्री, यही वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अनुवर्तन। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिएगा। अगला है लैटेक्स, सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स पहले बाबू आप जानते होंगे क्या होता है। तो सर हम लोगों ने पढ़ा था कि लैटेक्स जो होता है ना सर, दूध जैसा चिपचिपा होता है, दूध जैसा चिपचिपा होता है, दूध जैसा चिपचिपा होता है, उजला होता है। और कहाँ से निकलता है, तो सर ये जो निकलता है ना, ये निकलता है पीपल से, ये निकलता है पीला कनेर से, ये निकलता है बरगद से। तो इनमें से सभी, तो सही बाबू इनमें से क्या हो जाएगा छोटका, सभी, क्योंकि पीपल से भी निकलता है बाबू दूध जैसा उजला पदार्थ, पीला कनेर से भी निकलता है और बरगद से भी निकलता है। तो याद रखना बाबू, यही होता है लैटेक्स। चलते हैं आगे सवाल की ओर। फल पकाने वाला हार्मोन का नाम बताओ छोटकन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन है कि साइटोकाइनिन है कि ऑक्सीन है या ऑक्सीटोसिन है। तो बताओ बाबू, फल पकाने वाला हार्मोन छोटका मेरे प्यारे झुनझुनो, तो सर एथिलीन होगा। क्या होगा, एथिलीन होगा। यही एथिलीन को कहा गया फल पकाने वाला हार्मोन। अगला कहता है कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन में 5 गो था, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से क्या क्या पढ़ा था। तो सर पहला पढ़ा था ऑक्सीन, सर दूसरे हम लोग पढ़े थे जिब्रेलिन्स, सर तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या, तो साइटोकाइनिन, सर चौथा हम लोग ने क्या पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड, सर पाँचवा हम लोगों ने पढ़ा था एथिलीन। तो ढूंढो बाबू इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। सर एथिलीन तो है ये है, ऑक्सीन तो है ये है, साइटोकाइनिन भी है ये है, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन जो है ना वो पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि ऑक्सीटोसिन जो है ना वो जंतु हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगा दिया जाता है जंतु में, ताकि दूध का उत्पादन क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही जो है ना वो पादप हार्मोन नहीं है। चलिए बाबू 29 नंबर सवाल, मेरे प्यारे रसूल लो, मेरे प्यारे झुनझुनो, 29 नंबर सवाल को आप करने की कोशिश करिए। तो सर ये सब तो ऐसे ही बना लेते हैं। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या है, मतलब प्रकाश की ओर अगर कोई गति हो रहा है तो वो कौन अनुवर्तन है। तो सर ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, प्रकाश की ओर जाएगा तो उसको हम लोग प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। प्रकाश अनुवर्तन जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, याद करो छोटका, एग्जाम्पल दिया था सूरजमुखी का पौधा। सूरजमुखी का पौधा जिन्हें जिन्हें सूर्य भगवान होते हैं उन्हें उन्हें वो घूम जाता है। नहीं तो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था मनी प्लांट का जो पौधा होता है, खिड़की के बगल में रख देते हैं तो खिड़की से बाहर निकल कर जाने लगता है, तो वो हो जाता है वो प्रकाश अनुवर्तन। चलते हैं बाबू अगले सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल में लिखता है, 30 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है जो गुरुत्व बल की ओर गति करने लगे। तो जड़ में जो वृद्धि होता है ना बाबू, कहाँ छोटका, जड़ में जो वृद्धि होता है ना, जड़ में जो वृद्धि होता है ना, वही तो बताता है गुरुत्वानुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है पादप हार्मोन, एक उदाहरण दीजिए। तो सर पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है, ये जंतु हार्मोन है, TSH, ACH ये भी जंतु हार्मोन है, ACTH ये भी जंतु हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जो है ना वो पादप हार्मोन होगा। अगला पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन को इंग्लिश में कहा गया फाइटो हार्मोन बाबू, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, या कभी कभी इसको हम लोग ना फाइटो हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वह हार्मोन, क्या लिखा, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोक देता है। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोक देता है वो कौन है। तो वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोक देता है, याद करो एब्सिसिक एसिड बुआ,
एब्सिसिक एसिड का काम है पौधों की अंकुरण क्षमता को एकदम रोक देना, एकदम बर्बाद कर देना। ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन के प्रभाव को उल्टा कर देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या नजर है? इंसुलिन की कमी से क्या लिखता हुआ कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का जंतु हार्मोन है जो अंडाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है। कहाँ से? अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है। तो इसकी कमी से कौन बीमारी होती है? घेंघा या बौनापन या मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। तो होता है बुआ मधुमेह। और मधुमेह को हम लोग कहते हैं मधुमेह को हम लोग शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। याद रखना, मधुमेह को चिनिया बीमारी भी कहा जाता है। और यह बीमारी होती है इंसुलिन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण होती है। अगला सवाल क्यों रहते हैं? क्या लिखता है क्वेश्चन में? लिखता है कि अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है या क्लोरीन आवश्यक है या फास्फोरस आवश्यक है? फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो रियली में होना चाहिए था यहाँ क्या हुआ? आयोडीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आयोडीन होना चाहिए था। लेकिन इसमें तो आयोडीन हमको ऑप्शनों नहीं नज़र आ रहा है, तो इसमें से हम मार देते हैं इनमें से कोई नहीं। क्या मार देते हैं? इनमें से कोई नहीं मार देते हैं। अगला है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? हतेरा के नहीं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा एक सार काम नहीं करता है? कौन? अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि या अंडाशय या वृषण। तो होना चाहिए था कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम करता है। तो हम लोग मारते किसको बुआ? अग्नाशय को। तो काम नहीं करता है तो पीयूष ग्रंथि जो होता है केवल अंतःस्रावी जैसा काम करता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करना चाहता बुआ। तो देख लीजिएगा 36 का क्या आंसर होने वाला है। तो हमारे हिसाब से 36 का यही होगा बुआ। देखना क्या है, यही मारेगा। पीयूष ग्रंथि ही जो है ना वो क्या है बुआ? अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा तो है, पर ये बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है। जबकि अग्नाशय बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि का, अंडाशय भी बाह्यस्रावी ग्रंथि का, अंतःस्रावी ग्रंथि का, और वृषण भी बाह्यस्रावी ग्रंथि का और अंतःस्रावी ग्रंथि का। तो यही जो पीयूष ग्रंथि जो ना वह अंतःस्रावी ग्रंथि का काम तो करता है लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि का काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं बाबू अगला सवाल। 37 नंबर सवाल आपके सामने। 37 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि थायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। थायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आता है। 38 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 38 नंबर सवाल में लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायरॉइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यकृत जो है ना वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यकृत नहीं है। यकृत के बारे में वर्णन करें तो यकृत का वजन होता है लगभग बाबू 1.5 kg का यकृत का। यकृत से निकलता है पीतरस। कौन रस निकलता है? पीतरस निकलता है और जाकर जमा होता है पित्ताशय की थैली में। पित्ताशय में जाकर जमा होता है, पित्त की थैली हम उसको बोलते हैं। हरा होता है। हरा किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा। बिलीवर्डिन के कारण, याद रखने का। अगला सवाल की ओर आते हैं वह क्या लिखता है कि कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से या मास्टर ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या एंड्रोजन। तो याद रखना वृद्धि हार्मोन निकलता है कौन ग्रंथि से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। और अगर वृद्धि हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा निकलता है तो लड़कों में बीमारी होता है जाइगैटिज्म, जिसको कहा गया है लंबूपन भी कहा गया है। कब? जब वृद्धि हार्मोन की मात्रा लड़कों में ज़्यादा हो जाती है तब। याद रखना बुआ। अगले सवाल की ओर आते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन किसके कारण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों। तो यहाँ ये नहीं बात करा कि किशोरावस्था लड़की का है या किशोरावस्था लड़का का है। अगर किशोरावस्था अगर लड़का का है
तो उसके लिए जिम्मेवार है टेस्टोस्टेरोन। अगर किशोरावस्था लड़की का है तो उसके जिम्मेवार होगा एस्ट्रोजन। तो हम लोग मारेंगे इन ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला, रक्त में शर्करा का नियंत्रित कौन करता है? शर्करा का मतलब होता है चीनी का नियंत्रित कौन करता है? रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है वह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब शर्करा को पाचन की क्रिया में भूमिका, शर्करा का पाचन यही करता है, कौन हुआ? इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर में इंसुलिन मारेंगे। इंसुलिन एक प्रकार का जंतु हार्मोन है जो निकलता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है। अगले सवाल की ओर आइए, 42 सवाल। 42 नंबर सवाल में लिखता है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है या मादालिंग हार्मोन है या पाचक रस है या एंजाइम है? तो एंड्रोजन जो है ना, एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। कौन है बुआ? नरलिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। अगर सवाल यहीं पर अगर हो जाए कि एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन अगर पूछा जाएगा तो हम लोग मारेंगे मादा लिंग है, मादा लिंग हार्मोन है। मादा लिंग क्या हुआ? हार्मोन है, कौन? एस्ट्रोजन। तो ये निकलता है बुआ मादा में, एंड्रोजन निकलता है बाबू कहाँ? नर में निकलता है। याद रखिएगा ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण है कि एंड्रोजन हार्मोन का प्रमुख हार्मोन पूछा जाएगा तो एंड्रोजन हार्मोन का जो प्रमुख हार्मोन होता है वो होता है बुआ टेस्टोस्टेरोन। यही होता है टेस्टोस्टेरोन के कर। एंड्रोजन हार्मोन का प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, याद रखना। पर यहाँ सवाल क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो याद रखना ये बाबू नरलिंग हार्मोन है। तो कहाँ से होगा? खुद सोचिए, ब्रीसन से या ब्रिक से या अंडाशय से या थायराइड से। तो ये ब्रीसन से होता है। कहाँ से होता है? ब्रीसन से स्रावित होता है, याद रखना। और यह जो टेस्टोस्टेरोन है किसका प्रमुख हार्मोन है? तो एंड्रोजन का प्रमुख हार्मोन है। 43 के बाद हम लोग आते हैं 44 की ओर। 44 नंबर सवाल में क्या लिखता है? चलिए हम लोग बहुत दूर तक जा चुके हैं। अब 44 नंबर सवाल का आंसर बताइए बुआ। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या है? बहुत इजी सवाल है, कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन आप लोग हम बताओ बहुत जल्दी बता सकते हैं। क्या लिखता है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ ना छोटका। ये कोई सवाल बने सवाल है 2025 में। देखो ये सवाल पूछा जा चुका है हुआ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन? यकृत। हतरा की यकृत। तो लिखवे ना किया छोटका कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है या अंडाशय है या एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है? तो इन चारों ऑप्शनल में ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे, ई को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर सवाल में आ जाए बउआ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो रियली में होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत पहला स्थान पर। दूसरा स्थान पर आता है बुआ कौन? अग्नाशय। तो तुम लोगों में सवाल आता होगा कि सर फिर अग्नाशय को काहे मार रहे हैं? क्योंकि इन चारों ऑप्शन में आपको यकृत नज़र नहीं आ रहा है। तो यकृत नहीं नज़र आ रहा है तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अग्नाशय। इसलिए हमने अग्नाशय को टिक किया। लेकिन याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होता है, यकृत बाबू, याद रखना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन? वर्थ हार्मोन का मतलब होता है जन्म हार्मोन। वर्थ हार्मोन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखना वर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं ऑक्सीटोसिन को। किसको जानते हैं हुआ? ऑक्सीटोसिन को जानते हैं, क्योंकि यह बच्चों के जन्म के समय बहुत अधिक मात्रा में मदद करता है बुआ, इसलिए इसको कहते हैं वर्थ हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, कॉर्पस ल्यूटियस या कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियस या कॉर्पस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियस को एक पित्तपिंड के भी नाम से जानते हैं। कॉर्पस ल्यूटियस को या कॉर्पस ल्यूटियम को एक पित्तपिंड के नाम से भी जानते हैं। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। चलते हैं सवाल नंबर कितना है? 47 में आपके सामने नजर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? कौन है? एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। तो यहाँ जो है ना ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन, ये दोनों में निकलता है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। लेकिन सवाल यहाँ है कि पुरुष हार्मोन कौन है? तो पुरुष हार्मोन सिर्फ और सिर्फ कौन है? टेस्टोस्टेरोन। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो किसका प्रमुख हार्मोन है? तो ये बाबू एंड्रोजन का,
एंड्रोजन का प्रमुख हार्मोन है, एंड्रोजन का। एंड्रोजन निकलता है कहाँ से? तो ब्रीसन से। कहाँ से? ब्रीसन से निकलता है। अगला सवाल किसे रासायनिक दूत कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। रासायनिक दूत किसे कहा गया? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। बाबू देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं और ऐसे सवाल को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल में लिखता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? तो पहले तो आप ये समझिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है कहाँ से? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायरॉइड से। कहाँ से निकलता है? थायरॉइड एक ग्रंथि पाई जाती है गले में और इसी थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। सवाल यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है? तो आयोडीन का। और अक्सर हमेशा डॉक्टर लोग कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, नहीं तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। और उन बीमारियों में सबसे फेमस बीमारी है घेंघा या गलगंड या ग्वाइटर। घेंघा, गलगंड या ग्वाइटर। तो घेंघा से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। यहाँ लिखा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसका होना जरूरी है? तो आयोडीन का होना जरूरी है। चलते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल आपके सामने लिखा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है बाबू? तो घेंघा रोग से बचने के लिए। किसे? घेंघा से बचने के लिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। कितना हुआ? 12 जोड़ी होता है। अगले सवाल की ओर आ जाए। मस्तिष्क का कौन सा भाग, क्या लिखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? कौन गंध पहचानने का केंद्र होता है? मध्य मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में या पश्च मस्तिष्क में? तो गंध पहचानने का जो केंद्र होता है ना वो अग्र मस्तिष्क में होता है। किसमें हुआ? अग्र मस्तिष्क में। तो कुछ क्वेश्चन ना अजीब अजीब जैसा लगता है, तो याद रखना ऐसे सवाल को बाबू याद रखना कि हम लोग सवाल नंबर कर रहे हैं 52, जिसमें लिखा है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो गंध पहचानने का केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क में। कहाँ? अग्र मस्तिष्क में। अगला है घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता, अभी हम बात करें 2 क्वेश्चन हो गया वो तुरंत इसके पहले कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा नाम बीमारी, घेंघा, गलगंड या ग्वाइटर नाम बीमारी कब होती है? मोटापा से या चीनी की कमी से या आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नाम बीमारी होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नाम बीमारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। एंड्रोजेन स्रावित होता है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है, कई बार सवाल आ गया। वो एंड्रोजेन स्रावित कहाँ होता है? अंडाशय से या ब्रीसन से या ग्रहणी द्वारा या अंडाशय द्वारा? तो ब्रीसन के द्वारा स्रावित होता है। कौन हुआ? एंड्रोजेंस। और इसी एंड्रोजेंस का प्रमुख हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है। कौन सी है? टेस्टोस्टेरोन है। अगले सवाल के रहे रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है ब्रीसन द्वारा, थाइमस द्वारा, थायरॉइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा? तो रुधिर चाप जो है ना वो नियंत्रित होता है वह एड्रिनल के द्वारा। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। अगले सवाल की ओर आइए। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है और इससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, याद रखना। और इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से चीनी या मधुमेह या बीमारी होती है, शुगर। आगे बुआ, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है निम्नलिखित में? सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? एड्रिनल या थाइमस या पीनियल या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे छोटी इनमें से जो है ना बुआ वो है पीनियल। सबसे छोटी जो है ना इनमें से, सबसे छोटी इनमें से पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी इनमें से कौन है? पीनियल ग्रंथि है। 2024 का सवाल है। अगले सवाल में आइए। किशोरावस्था में होने वाला क्या कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं या अंकुरन कहते हैं या प्यूबर्टी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो प्यूबर्टी कहलाता है। प्यूबर्टी कहलाता है वो याद रखना। क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। क्या कहलाता है वो?
प्यूबर्टी कहलाता है। याद रखना क्या कहलाता है, प्यूबर्टी। और इसी प्यूबर्टी को हम लोग कहते हैं यौवना, यौवनारंभ भी कहते हैं। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था, प्यूबर्टी को यौवनारंभ कहते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, चावल से, नमक से, चीनी से। तो नमक से हो सकता है बाबू। और 60 नंबर जो सवाल है उसमें क्या लिखा है कि हार्मोन जो किशोरा अवस्था में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो हार्मोन कौन है, वो हार्मोन कौन है, थायरोक्सिन है या एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है या इनमें से कोई नहीं। जो किशोरावस्था में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो हार्मोन कौन है। तो वो हार्मोन देखो, ये नहीं बात किया है कि कौन से किशोरावस्था में, लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए। तो किशोरावस्था में परिवर्तन लड़कों में भी होता है और किशोरावस्था में परिवर्तन लड़कियों में भी होता है। तो लड़कों में परिवर्तन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा और लड़कियों में परिवर्तन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। अब किशोरावस्था में ये नहीं बताया कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो टेस्टोस्टेरोन, लड़की है तो एस्ट्रोजन। तो कुछ नहीं बोला, तो इनमें से होना चाहिए दोनों के दोनों, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। तो याद रखना बाबू, ये हमने 60 क्वेश्चन करवाया है और इस 60 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कितना सही गया कितना गलत गया है और जांचिएगा। देखते हैं, हमने कहा था बुआ कि 8 बजे ऑनलाइन आएंगे, लेकिन कोई कारण से ना आ पाएँ तो हमने रिकॉर्डिंग किया है, आप लोग इसे ज़रूर देखें। और जो व्यक्ति नहीं देखा उसके पास आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका आभारी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल क्लास में भी मिलते हैं, बातें करते हैं।